नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा। रेस्टोरेंट और बार 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ 5 अक्टूबर से खोलने की इजाजत। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के मामलों की संख्या 62,45,404 हो गई है। वहीं बुधवार रात तक ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 52 लाख के पार हो गया है। अभी कुल 52,06,044 लोग रिकवर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इस महामारी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि होटल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और बार को 5 अक्टूबर से 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। राज्य में अब तक 13 लाख से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। शिवराज सरकार ने खेला बैकवर्ड कार्ड, पिछड़ा वर्ग आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बैकवर्ड कार्ड खेला है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का ऐलान किया है। इसके तहत अब पिछड़ा वर्ग आयोग को केंद्र के आयोग की तरह अधिकार होंगे। शिवराज सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के जवाब में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का ऐलान किया है। इसके तहत आयोग पिछड़ा वर्ग मामलों में सुनवाई को लेकर अफसरों को बुला सकेगा। शिवराज कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 3 सदस्यों को नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हाथरस घटना की जांच के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाई एसआईटी। जी हां दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में दलित लड़की के गैंगरेप और मर्डर मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। ये एसआईटी पूरे मामले की जांच करके 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट शासन में जमा कराएगी। जानकारी के मुताबिक इस एसआईटी का अध्यक्ष सचिव गृह भगवान स्वरूप को बनाया गया है, जबकि पुलिस महा उपनिदेशक चंद्र प्रकाश और आगरा में पीएसी की सेना नायक पूनम इसके सदस्य होंगे। यह एसआईटी मौके पर जाकर पीड़ित परिवार वालों से बात करके उनके बयान दर्ज करेगी। साथ ही मामले से जुड़े पुलिस वालों के बयान दर्ज कर घटना का कारण और कार्यवाही का विवरण इकट्ठा कर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच नहीं बनी बात, उपचुनाव में उतरेंगे अलग अलग। जी हां दोस्तों, कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अपने पूर्व गठबंधन सहयोगी जेडीएस के साथ किसी तालमेल की संभावना को बुधवार को खारिज कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धिरमैया ने कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे पास ताकत है और हम लड़ेंगे। वह भाजपा को हराने के लिए जेडीएस के साथ किसी तालमेल के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी, सिनेमाघर खुलेंगे, स्कूल कॉलेज पर राज्य लेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक 5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50% सीटों के साथ खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा। स्विमिंग पूल को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को लेकर जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइन जारी करेगा। 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी। स्कूल या शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला संबंधित संस्था मैनेजमेंट का होगा। यह फैसला तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या यदि छात्र स्कूल न पहुंचकर ऑनलाइन क्लास करना चाहे तो उन्हें इसकी पूरी छूट होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में फैसला आते ही जय श्री राम के नारों से गूंज उठा कोर्ट। जी हां दोस्तों, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जैसे ही लखनऊ में फैसला सुनाया, कोर्ट रूम जय श्री राम के नारों के साथ गूंज उठा। मामले में बरी होने के बाद अयोध्या आंदोलन में शामिल रहे नेताओं के चेहरे खिल गए।
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था। उस समय अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करने के लिए देश भर से लाखों कार सेवकों की भीड़ अयोध्या में इकट्ठी हुई थी। उसी दौरान नेताओं के भाषण के बीच भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और विवादित ढांचे को तोड़ दिया। इस मामले में करीब 28 साल बाद आ रहे फैसले को लेकर सभी आरोपियों की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन सीबीआई जज एसके यादव ने जैसे ही सभी 32 आरोपियों को सबूतों के अभाव में मामले से बरी घोषित किया, उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 2020-21 की दूसरी तिमाही में 4.34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि सरकार इस महामारी के संकट के बीच जरूरी खर्चों के लिए 4.64 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपए के कर्ज जुटाने के लक्ष्य पर कायम है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सितंबर को समाप्त पहली तिमाही में 7.66 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया और शेष 4.34 लाख करोड़ रुपए चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब खाना पकाना और गाड़ी चलाना हो सकता है सस्ता, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली अगली छमाही के लिए प्राकृतिक गैस का दाम 25% घटाकर $1.79 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट तय किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस उत्पादन कंपनी ONGC और ऑयल इंडिया के नामांकन आधार पर उन्हें दिए गए क्षेत्रों से निकलने वाली प्राकृतिक गैस का दाम 1 अक्टूबर से अगले 6 माह के लिए अब $1.79 प्रति MMBTU होगा। यह एक सरकारी आदेश में कहा गया है। आदेश में कहा है कि इसके साथ ही मुश्किल गहरे समुद्री क्षेत्रों से निकलने वाली गैस का दाम भी $4.61 से घटाकर $4.06 प्रति MMBTU कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह हटाने की याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से विवादित ईदगाह को हटाने की याचिका सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले का निपटारा 1968 में ही हो चुका है, इसलिए याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता। इससे पहले बुधवार को याचिकाकर्ता एडवोकेट विष्णु जैन, हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में पहुंचकर अपना पक्ष रखा था। वहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह ट्रस्ट ने भी कोर्ट में अपने तर्क दिए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की शाम तक के लिए टाल दिया। शाम को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के वैक्सीन के लिए 5 लाख शार्क को उतारा जाएगा मौत के घाट। जी हां दोस्तों, इस महामारी को मात देने के लिए वैक्सीन की खोज में बड़े पैमाने पर शार्क का शिकार तेजी से किया जा रहा है। शार्क संरक्षण के लिए काम करने वाले एक ग्रुप का मानना है कि वैक्सीन तैयार करने की होड़ में दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा शार्क को मौत के घाट उतारा जा सकता है। शार्क एलाइंस के मुताबिक अधिकांश टीकों के लिए औषधीय या प्रतिरक्षा विज्ञान एजेंट की जरूरत है, जो वैक्सीन की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये एडजुवेंट शार्क के लीवर में पाया जाता है, इसलिए बड़े पैमाने पर उसका शिकार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आर्मेनिया के खिलाफ जंग में अजरबैजान की तरफ से लड़ रही है पाकिस्तानी सेना। जी हां दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित नागोर्नो काराबाख को लेकर जारी जंग में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई है। टेलीफोनिक बातचीत से यह खुलासा हुआ है कि इस लड़ाई में अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तानी सेना भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दोनों देश पिछले कुछ दिनों से नागोर्नो काराबाख को लेकर आमने सामने है। आर्मेनिया का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक अजरबैजान के 22 टैंकों और ड्रोन को नष्ट कर दिया है। जंग में अब तक दोनों देशों के 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों जख्मी भी हुए हैं। दो देशों के बीच जारी युद्ध के अब तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान से युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन इसके बावजूद युद्ध लगातार जारी है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रह सकती है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत और केरल में भी हल्की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने का अनुमान है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ जम्मू कश्मीर उत्तरी भागों में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों महीने के आखिरी दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है, जिसके चलते पिछले 5 दिनों में लगातार डीजल के दामों में कमी दर्ज की गई। इन 5 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम 65 पैसे प्रति लीटर तक घट गया, जबकि पूरे महीने में डीजल की कीमत में 2.90 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की गिरावट आई है। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को राजधानी दिल्ली समेत सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 70 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा पंजाब के किसानों से एमएसपी पर हो रही है धान की खरीद। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के बाद कुछ किसानों को आशंका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लेकिन इन आशंकाओं के उलट मोदी सरकार ने 2020-21 खरीफ फसलों की खरीद एमएसपी पर जारी रखने का ऐलान किया है। हरियाणा और पंजाब की मंडियों में 26 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 28 सितंबर तक हरियाणा और पंजाब के किसानों से 31 करोड़ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 16,420 मैट्रिक टन धान की खरीद की गई। हरियाणा में 3,164 मैट्रिक टन और पंजाब में 13,256 मैट्रिक टन खरीदा गया। उधर केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के लिए खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 के लिए 14.09 लाख मैट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए स्वीकृति दे दी है। राज्यों के मिले प्रस्ताव के आधार पर यह स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत बांग्लादेश मिलकर करेंगे टेक्सटाइल बाजार से चीन की छुट्टी, एमओयू जल्द होने की है उम्मीद। जी हां दोस्तों, भारत वैश्विक टेक्सटाइल बाजार से चीन की छुट्टी बांग्लादेश के साथ मिलकर करेगा। इस संबंध में दोनों देश सैद्धांतिक तौर पर राजी हो गए हैं और जल्द ही इस सिलसिले में भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहमति हो सकती है। इस समझौते को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए बुधवार को टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने बांग्लादेश के टेक्सटाइल मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी को भारत आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। क्वाड की मीटिंग में जापान जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो, चीन की घबराहट बढ़ी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ होने वाली दूसरी क्वाड की मीटिंग में भाग लेने जापान जाएंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक 6 अक्टूबर को टोक्यो में होगी, जिसमें इन देशों के विदेश मंत्री इस महामारी के संकट के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक महामारी के साथ पैदा होने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित कदमों की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत, असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 2 महीने बढ़ी। जी हां दोस्तों, इस महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को अब 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया है। इसके पहले 29 जुलाई को भी आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाने के बारे में सीबीडीटी ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फ्लिपकार्ट और अमेजन में बम्पर भर्ती, फेस्टिवल सीजन में ई कॉमर्स कंपनियां देगी 3 लाख लोगों को रोजगार।
जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनियां इस फेस्टिवल सीजन में अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए बम्पर भर्तियां करने जा रही है। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कई ई कॉमर्स कंपनियां देश में करीब 3 लाख लोगों को नौकरियां देगी। रेड शेयर की रिपोर्ट के अनुसार फेस्टिव सीजन को देखते हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा ज्यादातर नियुक्तियां अस्थायी तौर पर करी जाएगी। इतना ही नहीं, ई कॉमर्स कंपनियों का माल लोगों तक पहुंचाने वाली लॉजिस्टिक्स कंपनी ई-कॉम एक्सप्रेस ने 30,000 नई नौकरियों की घोषणा भी की है। इन कंपनियों में नियुक्तियां अक्टूबर के पहले सप्ताह तक होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एसबीआई में काम करने का सुनहरा मौका, कई पदों पर निकली बम्पर भर्ती। जी हां दोस्तों, सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए ढेरों मौके लाया है। एसबीआई कई पदों पर लोगों की भर्तियां कर रहा है। अगर आप भी हैं तो तुरंत एसबीआई के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इस सूचना से संबंधित सारी जानकारी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।